हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार में आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृद मंद मंद मंथर मंथर। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन। सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सगर। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं शब्दार्थ। सत्वर माने शीघ्र या तेज। सिकता माने रेतीली, रेत या बालू, रेतीली। सस्मिता, सस्मित माने मुस्कान युक्त। ज्योत्सना माने चांदनी। लंगर माने नाव या जहाज को रोकने रखने के लिए जो लोहे की बहुत भारी कांटा होता है ना, उसको लंगर कहते हैं। नाव हो या जहाज हो, उसके रोकने के लिए एक लोहे का कांटा होता है, उसको कहते हैं लंगर। लघु तरणी, लघु माने छोटी, तरणी माने नाव, छोटी नाव। शुचि, शुचि माने स्वच्छ। रजत पुलिन, रजत माने चांदनी, पुलिन माने किनारा, यानी चांदनी किनारा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का मनोरम चित्रण किया गया है। चलिए बच्चों, व्याख्या देखते हैं। पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात के प्रथम प्रहर में 8 प्रहर होती हैं, उसमें जो प्रथम प्रहर था उसमें हम गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा मतलब रम्य लग रहा था, सुंदर लग रहा था, मानो मुस्काती हुई अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक या चांदनी विचरण कर रही है ना। आगे कहते हैं कि लो पाले चढ़ी उठा लंगर। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई हैं। मृद मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर। अब लंगर उठते ही क्या होता है, लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चित्ताकर्षक, मन को आकर्षित करने वाली मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में क्या करने लगी, तैरने लगी, है ना। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। और जो गंगा का जल था वो कैसा था, शांत और निश्चल था, है ना। गंगा का जल रात्रि में शांत और निश्चल था। जो दर्पण के समान सुशोभित है, उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रजत पुल, यानी कि चांदनी में नहाया हुआ क्या, रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिणाम को व्यक्त कर रहा था। यानी कि दुगने परिणाम व्यक्त करना मतलब बहुत ही अच्छे से सुशोभित हो रहा था, सुंदर लग रहा था। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, यानी कि दोहरे परिणाम की तरह सुशोभित हो रहा था। कवि ने तट की सुंदरता का वर्णन किया है। आगे कहते हैं कि काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। गंगा तट पर सुशोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब जब गंगा के जल में पड़ता है तो वो कैसा लगता है, मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है। और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, उसकी जो झुकी हुई पलकें हैं, उन पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। पंत जी चांदनी रात के प्रथम प्रहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो मुस्काती हुई अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही है। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी जो नावें थीं, उन नावों की पालें
नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कवि का आशय ये है कहने का कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान, नहीं छोटी छोटी नौका इतनी सुंदर लग रही हैं जैसे छोटी छोटी हंसनियाँ हों, सुंदर खूबसूरत, मन को आकर्षित करने वाली मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगीं। मतलब छोटी छोटी नावें ऐसी लग रही हैं जैसे हंसनियाँ तैर रही हों। गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर, है ना, जो रेतीला तट है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है तो चांदनी से युक्त है, तो वो दुगनी चमक के साथ सुंदर लग रहा है, यानी कि दुगने परिणाम में व्यक्त हो रहा है। गंगा तट पर शोभित काला कांकर की राजभवन का जो एक राजभवन बना हुआ है वहाँ पर काला कांकर नाम का, उसका प्रतिबिंब भी गंगा में पड़ रहा है। तो गंगा के जल में वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है, और उसकी जो पलकें हैं वो कैसी हैं, झुकी हुई हैं, शांत हैं, और उसके मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। गंगा तट की शोभा का स्वाभाविक, वैज्ञानिक एवं मनोरम चित्रण किया गया है। दर्पण के आगे की भूमि का उतना ही बड़ा वैसा ही बिंब दर्पण में बनता है। तब दर्पण में देखने पर वह वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है, यानी कि जब हम दर्पण में कोई परछाई देखते हैं तो जैसी है वो उससे और भी बड़ी दिखाई देती है, दुगनी दिखाई देती है। ठीक वैसा ही गंगा जल में हो रहा है। गंगा तट का बिंब जल में पड़ रहा है, जिससे उसका परिणाम दुगना हो गया है। भाषा कैसी है? भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास है। रस शांत, छंद स्वच्छंद, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। आशा है बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।